हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th। क्लास 10th का आज हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। उन्हीं सब क्वेश्चन को आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे और ये सभी क्लास 10th का क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको यहाँ पे तो अच्छे से समझ में आएगा ही, याद भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम का तैयारी भी हो जाएगा। तो वह काम क्या रहा? आपका काम रहा इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है, जो हम बोलेंगे वो करना है, तो आपका एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन लिए हैं और भी हम क्या करवाएंगे, आपको रिवाइज भी करवाएंगे पीछे का जितना पढ़ाए हैं। तो चलिए आज ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, ये है सवाल नंबर 16। इससे पहले ना हम 15 सवाल बता चुके थे, आपको 15 सवाल डिस्कस कर चुके थे। अगर आप उन सवाल को नहीं देखे हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप मिस कर दिए हैं तो घबराने का कोई बात नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में हम टाइम निकाल करके आपको वो सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो घबराने का कोई बात नहीं है, हम उसको एक बार फिर से अच्छे से बता देंगे। कम समय में बताएंगे लेकिन हम बता देंगे, तो आपका वो 15 सवाल भी क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से याद भी हो जाएगा और जो देख लिए पहले उसके लिए रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं 16 नंबर सवाल से। देखिए 16 नंबर सवाल क्या कहता है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो आयोडीन युक्त नमक होता है उसका हमको सलाह क्यों दिया जाता है, डॉक्टर क्यों खाने के लिए हमको आयोडीन युक्त नमक कहता है। ठीक है, मतलब जिस नमक में आयोडीन मिला हुआ रहता है ज़्यादा मात्रा में, वही नमक क्यों खाने के लिए हमको कहता है। ठीक है, देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि अगर हम लोग आयोडीन नहीं खाएंगे, अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो आयोडीन की कमी अगर एक बार हो गई तो हमें घेंघा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाएगा। इसको हम लोग गलगंड रोग भी कहते हैं। मतलब गलगंड क्या होता है, गला के नीचे आपका गला फूल जाएगा। गला के नीचे क्या हो जाएगा, आपका गला फूल जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं गलगंड रोग। दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो इस लेडीज़ का क्या हुआ है, गला देखिए यहाँ पे फूल गया है। फूला कि नहीं फूला है? तो यही गलगंड रोग है। यही क्या है, ये इस रोग को क्या कहते हैं हम लोग, गलगंड रोग कहते हैं। देखिए गला फूल गया है, यहाँ पे इतना बड़ा फूल गया है, तो ये कौन सा रोग है, इसका गलगंड रोग है ये। ठीक है, अच्छे से दिखाते हैं। देखिए पहले ये इधर नॉर्मल है, लेकिन इधर यहाँ पे क्या हुआ, आपका इसका गला पूरा फूल गया है। क्या हुआ, पूरा गला फूल गया। देखिए यहाँ पे कितना यहाँ पे उभार हो गया गला में, तो इसका ही नाम क्या है, गलगंड रोग है। ठीक है, इतना सा ही नहीं, बहुत बड़ा बड़ा भी फूल जाता है गला। दिखाते हैं आपको। और देखिए यहाँ पे देखिए इस लेडीज का कितना बड़ा गला फूल गया है। तो ये कौन सा रोग है? ये है घेंघा रोग। इसको ही कहते हैं हम लोग गलगंड रोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? गलगंड रोग कहते हैं। अच्छा पूछा जाए, बताओ ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो गला है ना, यहाँ पे इसी जगह में क्या होता है, यहाँ पे क्या रहता है, थायराइड ग्रंथि रहता है। क्या रहता है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि रहता है। तो थायराइड ग्रंथि क्या करता है, अगर थायराइड ग्रंथि क्या करता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकालता है। क्या निकालता है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन। ठीक है भाई। अच्छा अब बोलेगा ये थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन तो निकलता है, लेकिन इसको निकालने के लिए उत्तेजित कौन करता है? तो वो करता है आयोडीन। वो कौन करता है? आयोडीन। वो आयोडीन ही करता है, वो आयोडीन करता है। मतलब थायराइड ग्रंथि यहाँ पे रहता है और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, लेकिन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलने के लिए उसको उत्तेजित कौन करता है? आयोडीन करता है। वही अगर आयोडीन का कमी हमारे शरीर में अगर कम हो जाए तो इस थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होना क्या होता है, बंद हो जाता है या तो कम हो जाता है।
बंद हो जाता है या तो क्या होता है, कम हो जाता है। अगर बंद या कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा गला क्या हो जाएगा, वो फूल जाता है। थायराइड ग्रंथि क्या होता है, ये फूल जाता है। थायराइड ग्रंथि क्या होता है, ये फूल जाता है। यही थायराइड ग्रंथि ही फूलता है। थायराइड ग्रंथि क्या होता है, फूल जाता है। और यही फूलता है ना, तो इसको ही हम लोग कहते हैं घेंघा रोग हो गया। क्या हो गया, ये घेंघा रोग हो गया, या तो हम लोग गलगंड रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गलगंड रोग बोलते हैं। एक बार फिर समझिए इस बात को, क्या बोले इसको, ध्यान समझिएगा। पहली बात तो ये याद रखना आपको, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। क्योंकि अगर हमारे खाना में अगर आयोडीन कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा हमको, घेंघा रोग होगा, गलगंड रोग होगा। सो हम लोग गलगंड कहते हैं, घेंघा या गलगंड। इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं, ग्वाइटर। ठीक है, अब देखिए क्या बोले यहाँ पे, सबसे पहले हमारे यहाँ पे गले में क्या रहता है, यही गलगंड रोग है, यही आपका ग्वाइटर है। ठीक है, घेंघा रोग। ये यहाँ पे क्या रहता है, असल में यहाँ पे आपका थायराइड ग्रंथि रहता है। फिर से याद करिए, क्योंकि आपको कहानी बना के याद रखेंगे तब आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, थायराइड ग्रंथि रहता है, थायराइड ग्रंथि रहता है। और अगर आयोडीन अगर आपके शरीर में रहेगा, आयोडीन आपके खाना में है, आपके आहार में है, तो आयोडीन क्या करता है, इस थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन नामक हार्मोन, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। अगर कभी किसी कारणवश क्या हो जाए, ये आयोडीन का कमी हो जाए, आयोडीन का क्या हो जाए, इसका अगर कमी हो जाए, अगर इसका कमी हो जाए, तब ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि क्या करता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करना बंद कर देता है। क्या करता है, बंद कर देता है, या तो कम कर देता है। क्या करता है, कम कर देता है, जिसके कारण ये थायराइड ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है। क्या होती है, ये फूल गया, देखिए यहाँ पे फूल गया, ये कितना बड़ा फूल गया, ये फूल गया, थायराइड ग्रंथि फूलता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं, या तो गलगंड रोग कहते हैं। यही आपका घेंघा रोग, गलगंड रोग। अच्छा, बोला जाए बताओ, अगर ये गला नहीं फूले तो किसकी कमी के कारण फूला था, आयोडीन की कमी के कारण फूला था। तो वही बोलता है कि आयोडीन युक्त अगर नमक खाइएगा ना तो आपका गला क्या होगा, नहीं फूलेगा, मतलब आपको घेंघा रोग नहीं होगा। इसीलिए कहता है कि देखिएगा, नमक अगर आपका, नमक अगर पैकेट देखेगा ना तो उसमें क्या होता है, उसमें सॉरी, उसमें क्या रहता है, उसमें लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। क्या लिखा रहता है उसमें, अगर नमक जो खाते हैं आप घर में यूज़ करते हैं, उसमें लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। आप एक बार पैकेट को चेक कीजिएगा ना तो उसमें लिखा हो रहेगा आयोडीन युक्त नमक। तो इसका हम लोग बोलेंगे आंसर, क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसका आंसर, क्योंकि आयोडीन, आयोडीन हमारे शरीर में उपस्थित थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन नामक हार्मोन, यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे परिभाषा हम लोग, क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर में उपस्थित थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। जब कभी किसी कारणवश हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तब थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करना बंद या कम कर देता है, बंद या कम कर देता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि क्या होती है, ये फूल जाती है। क्या होती है, फूल जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं, या तो हम लोग गलगंड रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, गलगंड रोग कहते हैं। इंग्लिश में इसको ग्वाइटर कहा जाता है। क्या कहता है, ग्वाइटर कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए कहता है कि ये आपका बीमारी ना हो, आयोडीन की कमी से हुआ था ना, ये फूला था ना, इसीलिए कहता है कि आप नमक खाइए, आयोडीन युक्त वाला नमक खाइए, तो आयोडीन की मात्रा पूर्ति हो जाएगी। और क्या करेगा, आयोडीन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन क्या कर देगा, उत्तेजित कर देगा, जिससे आपका थायराइड ग्रंथि फूलेगा नहीं, तो आपका घेंघा रोग होगा नहीं। ये था इसका आंसर। तो हम क्या किए हैं, इसको अच्छे से हम यहाँ पे लिख दिए हैं, देखते हैं क्या लिखे हैं इसका आंसर। ठीक है, देखिए वही चीज़ जो अभी आपको हम बताए, उन्हीं सब बात को यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। ये क्या लिखे हैं, क्योंकि थायराइड, क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि को, क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, जब कभी किसी कारणवश हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तब थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होना बंद या कम हो जाता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाता है। ठीक है, जिसे घेंघा या गलगंड रोग के नाम से जाना जाता है। इसीलिए डॉक्टर हमें आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह देती है। ठीक है, जो भी आपको हम बोले ना, वही सेम टू सेम देखिए भाषा यहाँ पे हम बना के लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, याद रहा आपको, क्या बोलेंगे, क्योंकि आयोडीन
क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि को, अच्छा थायराइड ग्रंथि रहता कहाँ पे है, यहाँ पे, ये गला जो है यहीं पे रहता है, गला यहीं पे थायराइड ग्रंथि रहता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि यहाँ लिख देते हैं, यहीं पे रहता है थायराइड ग्रंथि, थायराइड, ठीक है, यहाँ पे रहता है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और यही आपका घेंघा रोग है। तो क्वेश्चन में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, गलगंड होता है, उसे हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आंसर इसका, क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। जब कभी किसी कारणवश हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तब थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होना बंद या कम हो जाता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है। कौन फूलता है, थायराइड ग्रंथि फूल जाता है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, घेंघा या गलगंड रोग कहते हैं। इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, हमको आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह देता है, ताकि अगर आयोडीन युक्त नमक खाइएगा तो आपका गला नहीं फूलेगा, मतलब आपका थायराइड ग्रंथि नहीं फूलेगा और आपको घेंघा रोग नहीं होगा। तो एक बार फिर से बोलिए, याद हुआ आपको, एक बार मन में आप दोहराइए, क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। जब कभी किसी कारणवश हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तब थायराइड ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है। मतलब तब थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होना बंद या कम हो जाता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिसे घेंघा या गलगंड रोग के नाम से जाना जाता है। इसीलिए डॉक्टर हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देता है, ठीक है। एक बार बिना देखे बोलिए, तो क्या बोलेंगे बिना देखे हम लोग इसको, क्योंकि क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। जब कभी किसी कारणवश हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तब थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होना बंद या कम हो जाता है, जिससे कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। इसीलिए डॉक्टर हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देता है, ठीक है। अच्छा, जब ये आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूलता है, इसको किस रोग के नाम से जानते हैं हम लोग, घेंघा या गलगंड रोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखे भी हैं, अगर अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर याद नहीं हुआ है तो अगर इस क्वेश्चन को लिख भी लीजिए, अगर आप याद नहीं कर पाए हैं अभी तो। क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। जब कभी किसी कारणवश हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तब थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होना बंद या कम हो जाता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाता है, जिसे घेंघा या गलगंड रोग के नाम से जाना जाता है। इसीलिए डॉक्टर हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की उपयोग की सलाह दी जाती है, ठीक है। आते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन याद हो गया होगा आपको, ठीक है। तो याद हो गया होगा तो पहले आप आगे बढ़ जाइए। अगर याद नहीं हुआ है तो आप इसको एक बार दो बार और बोलिए, याद करके ही छोड़िएगा, ठीक है। ये नहीं सोचेगा कि हम बाद में याद कर लेंगे, ये बाद में कभी याद नहीं होगा, अभी ही करना होगा, जो करना होगा अभी करिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। सवाल नंबर 17 देखिए क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहले तो याद रखिए सूत्र ही इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से, मतलब नमी से दूर रखना क्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या करें। देखिए, अगर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर इसको हम लोग आर्द्रता में अगर रख दें, अगर दूर रखना चाहिए, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि अगर आर्द्रता में रख दें, आर्द्रता मतलब क्या होता है, नमी होता है, मतलब पानी। तो अगर इसको हम नमी में रख दें, आर्द्रता में रख दें, तो क्या होगा, मतलब H2 मिला दिए इसमें, तो ये 1.5 अगर H2 मिला दिए तो इसमें क्या बन गया, देखिए तो CaSO4 इंटू हाफ H2O था, यहाँ पे 1.5 H2 मिला दिए, क्या बन गया, ये CaSO4 इंटू 2H2O बन गया, क्या बन गया, 2H2 बन गया। और इसको हम लोग कहते हैं जिप्सम, क्या कहते हैं इसको हम लोग, जिप्सम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, जिप्सम कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जिप्सम कहते हैं। तो ये जो CaSO4 इंटू हाफ H2 जो दिख रहा है ये आपको, ये सफ़ेद चूर्ण होता है, क्या होता है, ये सफ़ेद चूर्ण होता है, सफ़ेद चूर्ण होता है। आपको हम दिखाते हैं कि इसे सफ़ेद चूर्ण होता है, देखिए यही है सफ़ेद चूर्ण, यही है जिप्सम आपका, ये क्या है आपका जिप्सम, ये क्या है आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये चूर्ण है ना, इसी को कहते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस,
ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें हम पानी मिला देंगे, क्या करेंगे, इसमें हम लोग H2O मिला दिए, H2 मतलब नमी में रख दिए, इसको पानी में मिला देंगे, तब क्या बन गया, ये जिप्सम बन गया था। क्या बन जाता है, ये जिप्सम। और जिप्सम ना बहुत कठोर होता है। कभी देखे, कभी अगर किसी का हड्डी टूटता है तो डॉक्टर क्या करता है, पट्टी बांध देता है, और वो पट्टी ना बहुत ज़्यादा कठोर होता है। आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए, ये जो बांधा है डॉक्टर पट्टी, ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। अगर आप छुइएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा ये कठोर होगा। इसको आप छुइएगा तो आप तोड़ भी जल्दी नहीं सकते हैं। आप देखिएगा, अगर हाथ से पिचकाइएगा ना, हाथ से अगर दाबिएगा तो ये पिचकेगा भी नहीं, मतलब दबेगा नहीं ये। तो ये क्या है, ये बहुत कठोर हो जाता है। कब, जब ये जल से विक्रिया करता है तब, मतलब जब जिप्सम ये बन जाता है, ये जिप्सम है ये, तो जिप्सम जब बन जाता है तो ये बहुत कठोर हो जाता है। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम ना बन सके, इसीलिए कहता है कि इसको आर्द्रता से क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। तो आपसे पूछा जाए, बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये याद रखिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अच्छा, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2, याद रहेगा। प्लास्टर पेरिस क्या होता है, सफ़ेद चूर्ण होता है। जब ये जल से विक्रिया करता है क्या बन जाता है, ये जिप्सम बन जाता है, और ये कठोर बहुत होता है, ठीक है। ये पहले सफ़ेद चूर्ण होता है, ठीक है, लेकिन जब इसमें पानी मिला दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, बहुत कठोर बन जाता है। जैसे इसका उपयोग किसमें, डॉक्टर सब करता है, बहुत कठोर हो जाता है वो, अगर वो बन गया वो जिप्सम तो, ठीक है। बोलिए क्या बोलेंगे हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हुआ, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2 हो गया, CaSO4 इंटू हाफ H2, ठीक है। जब ये जल से विक्रिया करता है, मतलब हाफ H2O, तो क्या बनाता है, ये जिप्सम बनाता है, मतलब CaSO4 इंटू क्या, 2H2O बनाता है ये, ठीक है। देखिए क्या लिखे यहाँ पे, लिखे हैं वही लिखे बात जो अभी आपको बोले हम, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद चूर्ण है। देखिए यहाँ पे सफ़ेद चूर्ण दिख भी रहा है आपको, ये सफ़ेद चूर्ण है, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये। इसका अनुसूत्र क्या होता है, अभी आपको बताया, CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। जब ये जल से अभिक्रिया करती है तो जिप्सम बनकर ठोस, कठोर ठोस, देखिए ये कठोर हो जाता है, पूरा एकदम ठोस हो जाएगा, ये पदार्थ का निर्माण करती है। यही कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना चाहिए। मतलब क्या, अगर आप इसमें पानी मिलाइएगा, नमी में रखिएगा, आर्द्रता में रखिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये जिप्सम बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बहुत कठोर हो जाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमको इसको दूर में रखना चाहिए, मतलब पानी से इसको बचाना चाहिए, नमी से बचाना चाहिए। तो हम समीकरण भी यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे लिख देखिए समीकरण, तब इसका पूरे अच्छे से आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे समीकरण लिख देते हैं। समीकरण क्या लिखे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस था ना, मतलब क्या, CaSO4 इंटू क्या, हाफ H2। देखिए हम ये बार बार इसीलिए लिख रहे हैं ना, ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा जाए और आपको ये बातें याद रखे, भूले ना आप, ताकि एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछेगा, प्लास्टर पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2, जिप्सम फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सब अगर बार बार देखिएगा ना तो याद रहेगा आपको, ठीक है। कहता है कि जब आर्द्रता में रखेंगे, मतलब क्या, 1.5 H2O यहाँ पे लगा देते हैं हम, तो क्या बनता है, ये जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है, ये जिप्सम, मतलब क्या, CaSO4 इंटू 2H2O बनाता है। यहाँ तक लिखिएगा तो आपका नंबर 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। उम्मीद करते सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। तो आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर। यहाँ लिख लीजिए, तो क्या बोलेगा इसमें, क्या बोलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद चूर्ण होता है। इसका सूत्र क्या होता है, अनुसूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। जब यह जल से विक्रिया करती है तो क्या बनाती है, एक जिप्सम बनाती है। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये, और ये क्या आपका जिप्सम है, ठीक है। ये तो टाइम लग रहा है ना, लगने दीजिए, लेकिन क्वेश्चन याद करके ही छोड़िएगा, ठीक है। ठीक, वही लिखा है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद चूर्ण है, जिसका अनुसूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। जब यह जल से अभिक्रिया करती है तब ये जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करती है। यही कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना 2 बार पूछा गया था। वो क्वेश्चन जब लिए क्या, इसको घुमा करके पूछ दिया गया था, भाषा उलट दिया और पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन रिपीट भी करता है। तो एग्जाम में पूछा हुआ सब क्वेश्चन है ये। चलते आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। देखिए
सवाल नंबर 18 क्या कहता है, धोबिया सोडा, इसको कहते हैं धोबन सोडा भी कहा जाता है, इसको धोबन सोडा, धोबन सोडा, धोबन सोडा कहा जाता है इसको। इंग्लिश में हम लोग इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। देखिए यही है वॉशिंग सोडा, देखा आपको कोना में फोटो इसका, ये क्या है, यहाँ लिखा हुआ है वॉशिंग सोडा, ये क्या है आपका वॉशिंग सोडा, मतलब धोबन सोडा, धोबिया सोडा, धोबन सोडा बोलिए या तो धोबिया सोडा बोलिए, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, इसका अणुसूत्र लिखे, इसका अणुसूत्र क्या होता है भाई, तो याद रखिएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O, क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका अगर नाम पूछ लिया जाए आपसे तो बोलेंगे हम लोग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है धोबन सोडा का, होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है धोबिया सोडा का अणुसूत्र। फिर से बोलते हैं, धोबिया सोडा को धोबन सोडा भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इसका अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। अच्छा पूछा जाए, बताइए इसमें क्रिस्टलन जल कितना है, क्रिस्टलन जल, रवा जल कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो इसमें 10 रवा जल है। कितना रवा जल है इसमें, 10 रवा जल है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछता है कि बताइए धोबन सोडा में कितना रवा जल है, कितना क्रिस्टलन जल है, क्रिस्टलन जल कितना है, रवा जल कितना है, क्रिस्टलन, क्रिस्टलन जल कितना है, तो 10 है, कितना है 10, इसकी संख्या इसमें 10 है। अच्छा यही अभी इससे जो स्टेप पहले पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, बताइए उसमें कितना था, इसमें कितना है, आधा रवा जल है, तो इसमें कितना हो जाएगा, यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आधा, आधा रवा जल होता है इसमें। अच्छा बताइए जिप्सम में कितना होगा, तब CaSO4 होता है इंटू 2H2O होता है, तो बताइए इसमें कितना रवा जल होगा, तो इसमें 2 है, कितना है इसमें रवा जल, इसमें 2 रवा जल है, ठीक है। और इसमें धोबन सोडा में कितना रवा जल है, 10 रवा जल है। तो आपसे पूछा गया धोबन सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, धोबन सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, धोबन सोडा का अणुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, देखिए यहाँ पे लिखे है ना, Na2CO3 इंटू 10H2O, धोबिया सोडा का अणुसूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। देखिए इसके बाद आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया इसके 2 उपयोग बताए, इसका 2 उपयोग भी बताना है, तो यहाँ पे उपयोग भी हम लिख दिए हैं। देखिए इसके उपयोग बताना है, 2 उपयोग बताना है, 2 उपयोग लिख देंगे हम लोग। क्या यहाँ पे 2 उपयोग लिखे हैं, देखिए पहला उपयोग क्या है, इंक बदल लेते हैं। पहला उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच में, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। कहाँ होता है, कांच में, साबुन में एवं कागज उद्योग में होता है। दूसरा, जल की कठोरता को दूर करने में भी किया जाता है धोबन सोडा का इस्तेमाल, जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है धोबन सोडा का इस्तेमाल, ठीक है। फिर से याद करते हैं हम लोग, सवाल नंबर 18 क्या कहता है, कहता है धोबिया सोडा का अणुसूत्र लिखें, तो क्या याद रखेंगे हम लोग, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें कितना रवा जल होता है, इसमें 10 रवा जल होता है, कितना रवा जल होता है, 10 रवा जल होता है। इसका नाम क्या होगा, रासायनिक नाम क्या होगा, तो Na2CO3, तो मतलब सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है, क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग क्या बोलेंगे हम लोग, कांच में, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, कांच में, साबुन में एवं कागज उद्योग में होता है। दूसरा उपयोग क्या बोलेंगे, जल की कठोरता को दूर करने में होता है, जल की कठोरता को दूर करने में होता है। एक बार फिर हम सब मिटाते हैं, फिर बोलिएगा आप, ठीक है। देखिए अब बोलिए क्या बोलेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या था, धोबिया सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसे 2 उपयोग क्या है, इसका उपयोग होता है कांच, साबुन, कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में, और दूसरा उपयोग क्या लिखे थे, जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखे भी हैं, देखिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच में, साबुन में एवं कागज उद्योग में होता है, और दूसरा जल की कठोरता को दूर करने में भी होता है। आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पे, सवाल नंबर 18।
देखिए जो अभी आपको बताया वही सवाल है यहाँ पे, सॉरी 19 नंबर सवाल है ये, 18 तो हो चुका, अब सवाल नंबर 19 क्या कहता है। सवाल नंबर 19, क्रिस्टलन जल से क्या समझते हैं। क्रिस्टलन जल को रवा जल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रवा जल भी कहा जाता है। क्रिस्टलन जल को क्या कहा जाता है? रवा जल भी कहा जाता है। ठीक है, तो रवा जल से क्या समझते हैं? देखिए कोई भी अगर लवण हो, कोई भी क्या हो, लवण हो, जैसे अगर अभी हम बात करें कि किसका बात किए थे, Na2CO3 इंटू 10H2 का बात किए थे, Na2CO3 इंटू 10H2 का अगर हम बात किए थे, तो बताइए इसमें एक कितना रवा जल होगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हमेशा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा एक होना चाहिए। इकाई रहेगा तभी हम बताएंगे कि इसमें कितना रवा जल है। मतलब लवण का इकाई सूत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लवण का इकाई सूत्र होना चाहिए। लवण का इकाई सूत्र होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, रवा जल की संख्या बताएंगे, क्रिस्टलन जल की संख्या बताएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक है, यहाँ पे अगर एक रहेगा, यहाँ पे अगर इसके सीधा में कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, अगर ये रहेगा तभी हम इसमें जितना भी जल का अणु रहेगा ना, वही हम बोलेंगे कि उसमें रवा जल है, मतलब इसमें क्रिस्टलन जल है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर बात करें जिप्सम का, भी बताया आपको CaSO4 इंटू 2H2 होता है। जिप्सम फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है, हाफ H2 होता है। तो बताइए इसमें 10 था, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी कुछ नहीं समझे, एक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, इकाई लवण सूत्र है ये। तो इकाई, किसी लवण के इकाई अनुसूत्र में जितना जल का संख्या होता है, जल के अणुओं का संख्या होता है, यहाँ पे 2 है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलन जल कहते हैं। मतलब 2 हो जाएगा इसका। यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। बस समझे? तो वही पूछा आपसे, कॉपर सल्फेट पूछा। क्या पूछा आपसे? कॉपर सल्फेट। मतलब क्या? CuSO4 इंटू 5H2 होता है। कितना होता है? 5H2 होता है। इसमें बताइए कितना होगा? 5 होगा। इसमें 5 आया हुआ है तो 5 रवा जल हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, यही वाला चीज़, यही वाला चीज़ पूछा आपने, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 इंटू 10H2, तो इसमें 10 है तो 10 बोलेंगे। बोला जिप्सम, जिप्सम आपका ये वाला है, जिप्सम ये वाला, इसमें कितना देखा आप? इसमें देखे 2 है तो इसमें 2 रवा जल हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कहता है कि का रासायनिक सूत्र क्रिस्टलन जल समेत लिखिए। तो कहता है कि आपको इन सभी का रासायनिक सूत्र भी लिखना है और क्रिस्टलन जल भी लिखना है। ठीक है, तो हम आपको बता दिए, 4 तो पूछा था, चारों का बता दिए। सोडियम कार्बोनेट कितना होता है? 10 होता है। जिप्सम कितना होता है? जिप्सम का 2 होता है। प्लास्टर पेरिस कितना होता है? 2 होता है। और ये आपका रहा कॉपर सल्फेट कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं। सवाल यही रहा आपका ना इसमें, कॉपर सल्फेट फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, इसमें कितना देखे आप? 5 रवा जल हो गया। सोडियम कार्बोनेट, ये वाला बात देखिए, ये वाला भाग देखिए, क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें कितना देखें आप? इसमें देखें 10 होता है। अगला क्या है? जिप्सम, जिप्सम मतलब क्या? CaSO4 इंटू 2H2O। इसमें कितना देखें आप? इसमें 2 देखे तो 2 हो जाएगा। अगला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब क्या? CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो बताइए इसमें कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो वही लिखे हैं यहाँ पे कि इसका सूत्र भी बोला गया तो सूत्र लिख दिए, और उसमें कितना होगा तो रवा जल या क्रिस्टलन जल ये भी लिख दिए। अच्छा, परिभाषा क्या बोलेंगे? यहाँ पे परिभाषा भी पूछा है, क्रिस्टलन जल से आप क्या समझते हैं? तो बोलेंगे लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को हम लोग रवा जल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको बता दिए, जिप्सम का हाफ होता है, प्लस ये सॉरी जिप्सम नहीं, ये प्लास्टर पेरिस है। प्लास्टर पेरिस का 1/2 होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये। ठीक है, और ये रहा जिप्सम, जिप्सम का 2 होता है, सोडियम कार्बोनेट का 10 होता है, और ये कॉपर सल्फेट का 5 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको परिभाषा लिखना होगा ना, तो परिभाषा क्या बोलेंगे हम लोग? लवण के इकाई सूत्र में पाए जाने वाले निश्चित जल के अणुओं की संख्या को हम लोग क्रिस्टलन जल कहते हैं। फिर से बोलिए, लवण के इकाई सूत्र में पाए जाने वाले निश्चित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण के इकाई सूत्र में पाए जाने वाले जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखे भी है, देखिए, लवण के इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, लवण के इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, लवण के इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है, या तो रवा जल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन जल या रवा जल। याद हुआ परिभाषा? पूछा हुआ एग्जाम में, अपने मन से नहीं क्वेश्चन, हम ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ है ये। ठीक है,
क्या बोलेंगे, लवण के इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल या रवा जल कहते हैं। याद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया था कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, जिप्सम तथा परस्पर का रासायनिक सूत्र जल समेत लिखें, तो वो भी हमको लिखना होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहले इसको मिटाते हैं। देखिए लिख दिए, लिख दिए कॉपर सल्फेट। अभी फॉर्मूला बताया क्या हुआ यहाँ पे, CuSO4 इंटू 5H2। तो बताइए इसमें कितना रवा जल है, क्रिस्टलन जल है इसमें 5 है। इसमें यहाँ पे देखिए कितना है, 10 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सोडियम कार्बोनेट है। जिप्सम का देखिए तो हमें कितना देखे आप, 2 देखे, और यहाँ पे कितना देखे आप, परस्पर इसमें हाफ देखे, इसका हाफ हो जाएगा। तो फॉर्मूला भी याद रखिए, इसको नीला थोथा तुतिया भी कहा जाता है। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा तुतिया भी कहा जाता है, नीला थोथा तुतिया भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट, इसको धोबन सोडा भी कहा जाता है, धोबन सोडा। ये क्या है, ये धोबन सोडा है। सोडियम कार्बोनेट ये क्या है, ये धोबन सोडा है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2, इसमें 5 क्रिस्टलन जल है। सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2, इसमें 10 रवा जल है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2, इसमें 2 रवा जल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2, इसमें आधा रवा जल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रवा जल भी बोला गया देखने के लिए, मतलब क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल। तो इसी यहाँ पे सब रवा जल भी लिख दिए, 5 रवा जल, 10 रवा जल, 2 रवा जल, हाफ रवा जल, ठीक है। तो ये था आपका सवाल का सही आंसर। याद तो हो ही गया होगा, लवण के इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट में कितना है भाई, 5 है, 5 है। सोडियम कार्बोनेट मतलब धोबन सोडा में 10 है, जिप्सम में 2 है, प्लास्टोपेरिस में हाफ है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, देखिए सवाल नंबर 20 क्या कहता है, बेकिंग सोडा मतलब क्या, NaSCO3। इसका नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा का नाम होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है, नाम क्या, सूत्र क्या है इसका, NaSCO3 ना, क्या सूत्र, सूत्र क्या है इसका, NaHCO3 है, ये फॉर्मूला है इसका। तो इसी से नाम लिखेंगे। Na मतलब हो गया आपका सोडियम, Na मतलब क्या हो गया, सोडियम। इस H का मतलब होता है बाय, H का नाम बाय, और CO3 बोला गया मतलब एक कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो नाम क्या हो, रासायनिक नाम क्या हुआ इसका, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। कहता है निर्माण में कच्चे सामग्री, देखिए कच्चा सामग्री क्या, जब सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन में, मतलब जल मिला दिए, ये क्या NaCl मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड हुआ ये, और ये क्या हुआ, जल। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम लोग 2 ठो गैस याद रखेगा, 2 गैस का नाम याद रखेगा, एक नाम कार्बन डाइऑक्साइड है और एक नाम अमोनिया है, एक नाम क्या है, अमोनिया है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस मतलब NH3 को जब प्रवाहित किया जाता है तब बनता है आपका बेकिंग सोडा NaHCO3, और साथ में एक चीज़ और बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl। तो क्या बोलेंगे, जब आपसे पूछा जब बताओ बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, तब बनता है आपका बेकिंग सोडा। क्या बनता है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम बाय कार्बोनेट NaSCO3 बनता है, NaHCO3 बनता है। याद रखना ये लाइन, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तब बेकिंग सोडा बनता है, और साथ ही साथ इस दौरान एक चीज़ और बनता है, नाम क्या उसका, अमोनियम क्लोराइड। तो बताइए बोला गया बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए कच्चा सामग्री मतलब किस से मिलकर बनाया वो, तो सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, इसका जलीय विलयन होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होना चाहिए, और कौन कौन गैस होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपके सवाल का आंसर रहा। और भी कहता है कि इसके अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए, समीकरण भी लिखना है। तो समीकरण ये वाला सही समीकरण है इसका, NaCl प्लस H2O, यहाँ पे 50 लिख देंगे, NaCl प्लस, रुकिए मिटा के 50 लिखते हैं हम, पहले याद हुआ ना, NaCl प्लस H2O में CO2 और NH3 मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NaSCO3 मतलब बेकिंग सोडा बनेगा, और अमोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। अच्छा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाय कार्बोनेट, नाम क्या है इसका, सोडियम बाय कार्बोनेट। अच्छा इसको बेकिंग सोडा का फोटो हम दिखा देते हैं आपको, देखिए यही इसका फोटो है, यहाँ पे दिखा आपको, यही है बेकिंग सोडा। ये क्या है आपका बेकिंग सोडा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है।
बेकिंग सोडा, ये रहा आपका बेकिंग सोडा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 100% प्योर है ये। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 100% प्योर है ये। अच्छा देखिए, बेकिंग पाउडर जो है, एक यहाँ पे जो दिख रहा है आपको बेकिंग पाउडर, इसको भी बारे में भी बता देते हैं। ये बेकिंग पाउडर जो है ये बेकिंग सोडा से मिलकर बना होता है। इसमें बेकिंग सोडा रहता है, बेकिंग सोडा रहता है, और इसमें टार्टरिक अम्ल भी रहता है। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल भी मौजूद रहता है। किसमें? इस बेकिंग पाउडर में मौजूद रहता है, बेकिंग पाउडर। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, बेकिंग पाउडर क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ था बेकिंग पाउडर क्या है। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? ये बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का एक मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है बेकिंग पाउडर। जब इसको हम लोग जल में मिलाते हैं ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ना रोटी सब फूलता है। रोटी हुआ, केक हुआ, और इसी की वजह से ना रोटी और केक जो होता है वो मुलायम भी होता है। क्या होता है? वो मुलायम भी होता है। किससे? बेकिंग पाउडर से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी हम यहाँ पे लिए हैं, तो वहाँ पे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल अभी याद रखिएगा, यहाँ पे याद रख लिए तो अगला क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप बता दीजिएगा आसानी से। बेकिंग पाउडर का मिश्रण होता है बेकिंग सोडा का और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है कौन? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के बारे में बात कर रहे थे अभी हम लोग, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। ठीक है, और जब इसमें जल मिलाते हैं क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। कौन गैस मुक्त करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इसी की वजह से क्या होता है? रोटी फूलता भी है, केक सब देखते हैं उसमें मुलायम भी रहता है। ठीक है, आते हैं हम लोग अब अपने क्वेश्चन पर। क्या बोला गया? बेकिंग सोडा का निर्माण कच्चा सामग्री क्या होता है उस समीकरण में लिखें। तो अभी आपको बताया क्या होता है? नमक का जलीय विलयन। नमक का जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? क्या हुआ? NaCl था, NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन था। ठीक है, और क्या था आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग अमोनिया गैस प्रवाहित किए थे ना, तो इसी को हम क्या करना? भाषा बना के लिख देना है। क्या लिखेंगे एक बार फिर से देखिए समीकरण कैसे लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मतलब क्या? NaCl प्लस H2O। इसमें कौन सा गैस प्रवाहित कीजिएगा आप? करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सा गैस प्रवाहित करेंगे इसमें? अमोनिया गैस मतलब NH3 प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा बनेगा। और क्या बनेगा? और बनेगा आपका NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो इसमें कच्चा सामग्री कौन कौन हुआ? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। समीकरण बोला लिखने के लिए, तो यही आपका समीकरण भी है। ये क्या है? आपका समीकरण है। ठीक है, लिखते हैं इसको अच्छे से हम लोग। देखिए लिखे हैं यहाँ पे, दिखाई दिया आपको? दिख गया होगा। बेकिंग सोडा के निर्माण में कच्चे सामग्री सोडियम क्लोराइड विलयन है, मतलब जलीय विलयन है। सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन मतलब क्या? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है ये। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब CO2 और अमोनिया गैस है, क्योंकि यही सब मिलाए थे हम लोग भाई। बोला समीकरण लिखने के लिए ना, तो समीकरण भी लिख देंगे हम लोग। क्या लिखे समीकरण? हम लोग लिखेंगे NaCl में क्या मिला रहे हैं आप? मिला रहे हैं हम लोग जल, तब ना जलीय विलयन हो जाएगा ये। अब कौन सा गैस प्रवाहित करिएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सा गैस प्रवाहित कीजिएगा? अमोनिया गैस NH3। तो क्या बनेगा ये? सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा बनेगा। क्या बनेगा? बेकिंग सोडा बनेगा। और क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl। ठीक है, बोला गया इसका दो उपयोग लिखे हैं, तो दो उपयोग, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है ना, तो बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। और बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में, दूसरा अग्निशामक के निर्माण में। अग्निशामक के निर्माण में पहला क्या बोलिएगा? बेकिंग पाउडर बनाने में, और दूसरा अग्निशामक के निर्माण में। पहला बेकिंग पाउडर बनाने में, दूसरा अग्निशामक के निर्माण में। किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो सवाल याद हो गया होगा, इसका कच्चा सामग्री कौन कौन है। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, इसमें जितना भी लिए क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछा हुआ है, तो सबको अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है सब आपके लिए, याद रखिएगा इस बात को। और रिपीट भी करता है क्वेश्चन, इसीलिए याद रखना हम सबको जरूरी है। कौन कौन कच्चा सामग्री रहा? NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया। ठीक है, और इसमें बना क्या? बेकिंग सोडा बना। ठीक है, इसका उपयोग क्या क्या? बेकिंग पाउडर बनाने में और अग्निशामक के निर्माण में। ठीक है, आते अब हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 21। ये सवाल में किस कहता है? विरंजक चूर्ण बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखें। विरंजक चूर्ण बनाने का विधि क्या होता है? देखिए, जब शुष्क बुझा चूना में, शुष्क बुझा चूना में मतलब CaOH का होल 2 में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है,
40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, कितने तापमान पर, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तब बनता है बूझा चूना। तब क्या बनता है, बूझा चूना, CaOCl2, सॉरी, विरंजक चूना बनता है। क्या बनता है, बूझा चूना बोलते हैं हम, विरंजक चूना CaOCl2 बनता है। क्या बनता है, CaOCl2, क्या बनता है, CaOCl2, और साथ साथ इस दौरान जल भी मुक्त होता है, H2O। मतलब क्या, जब शुष्क बूझा चूना में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण, यही क्या है आपका, विरंजक चूर्ण है, विरंजक, विरंजक चूर्ण। इसका अच्छा पूछा जाए, बताओ रासायनिक नाम क्या होगा, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और होता है, जैसे अगर CaOCl2 लिखिएगा, ये भी सही है। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिखा जाता है CaOCl फिर Cl, मतलब CaOCl ब्रैकेट में लिख देंगे फिर Cl, तो वही बात है, CaOCl2 हो गया, Cl2 लिख देंगे, तो यही सूत्र होता है। विरंजक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। ये नाम भी पूछा जाता है, बताइए विरंजक चूर्ण का नाम क्या है, क्या बोलेंगे हम लोग, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है। ठीक है, समीकरण बनाने बोला है। ठीक है, कैसे बनाते हैं हम लोग, जब शुष्क बूझा चूना में, शुष्क बूझा चूना में, ये बूझा चूना है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बूझा चूना है। ठीक है, सब जो शुष्क बूझा चूना में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यही हम लोग लिखेंगे। विरंजक चूर्ण सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, सबको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, देखिए लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, शुष्क बूझा हुआ चूना में, शुष्क बूझा हुआ चूना में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब विरंजक चूर्ण बनता है। इस सूत्र, ये समीकरण भी लिखना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग समीकरण, क्या कहेंगे समीकरण हम लोग, CaOH का होल 2 में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, कितना तापमान पर, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तब क्या बनता है, CaOCl2 बनता है, साथ ही साथ जल भी मुक्त होता है, H2O भी। ये समीकरण रहा। ठीक है, अब उपयोग भी लिखने बोला है, तो उपयोग भी लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे इसका उपयोग, लिखेंगे इसका उपयोग लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन में, लॉन्ड्री के साफ कपड़ों के विरंजन में, और पीने वाले जल को कीट जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। दो उपयोग भी याद रखिएगा इसका। ठीक है, क्या रखना है, लॉन्ड्री, नंबर 1 उपयोग लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन में, नंबर 2 पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा वो याद रहा इसका, पहले वो समीकरण भी इंपॉर्टेंट है, समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समीकरण भी याद रखना है आपको। ठीक है, हम एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, शुष्क बूझा चूना मतलब क्या, CaOH का होल 2 में कौन सा गैस प्रवाहित कीजिएगा, क्लोरीन गैस, कितना तापमान पर, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, क्या बनेगा, CaOCl2 मतलब रंजक चूर्ण बनता है और जल भी मुक्त होता है। ये समीकरण भी लिख दिया यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे दिख नहीं रहा था, इसीलिए समीकरण को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण याद रखिएगा। अच्छा ये पूछता क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि विरंजक चूर्ण बनाने के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है, क्लोरीन गैस, कौन गैस, क्लोरीन गैस, कौन गैस, क्लोरीन गैस मिलाया जाता है। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिए सवाल नंबर 22 क्या कहता है, अरे लाल कलम लेना था। सवाल नंबर 22 कहता है अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक, क्या बोला गया, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार मिलता है, तो ये अम्ल और क्षार क्या करता है, दोनों एक दूसरे से भी क्या करके क्या करता है, एक दूसरे के गुण को उदासीन कर देता है। क्या करता है, उदासीन कर देता है, उदासीन करता है। जब ये अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करता है तब ये क्या करता है, एक दूसरे गुण को उदासीन कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, स्वाद खट्टा होता है।
ठीक है। इसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान का बात करें, इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। और क्षार का बात करें तो इसका 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक। क्षार का 7 से अधिक होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा ध्यान में बात। अब देखिए, जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करता है तब ये एक दूसरे को उदासीन कर देता है और बनाता है लवण। क्या बनाता है? और ये लवण बनाता है। और साथ ही साथ इस दौरान जल भी बनाता है। क्या बनाता है? जल भी बनाता है। और इस दौरान उष्मा भी उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको हम लोग उष्मा निकलता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया, अम्ल और क्षार मिल करके एक दूसरे के गुण को उदासीन कर दिया, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका नाम क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम है। क्या नाम है इसका? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर अम्ल क्षार आपस में मिल करके अभिक्रिया करके एक दूसरे गुण को उदासीन कर रहा है और लवण और जल बना रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रकार की उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी है, क्योंकि जब अम्ल क्षार आपस में विक्रिया करता है तो इस दौरान उष्मा भी निकलता है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, सब मिटाते हैं पहले। अम्ल क्षार मिलता है तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसमें उष्मा भी निकलता है। तो हमको समीकरण भी लिखना होगा ना, एक ठो समीकरण भी लिख देते हैं। तो उत्पाद में तो ये क्या क्या बना आपका? उत्पाद में क्या क्या बना? लवण और जल। तो एग्जाम्पल लिख दे एक ठो, जैसे लिख देते हैं HCl प्लस NaOH, क्या बना? NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे ये आपका HCl क्या है? आपका अम्ल है। क्षार आपका NaOH हो गया, लवण आपका NaCl हो गया, जल आपका H2O हो गया, ठीक है। तो इसमें उत्पाद क्या क्या बनता है आपका? लवण बनता है और क्या बनता है? जल बनता है, ठीक है। और इस अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो इसका हम आंसर यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखे हैं, अम्ल और क्षारक, कलम बदल लेते हैं। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद लवण और जल है। बताया कि लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण भी लिख देते हैं। हमें समीकरण क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे पहले वो लिख देते हैं कि अम्ल और क्षार मिलेगा तो, अम्ल और क्षार मिलेगा तो बनेगा क्या? पहले लवण और जल बनेगा। तो यहाँ पे उत्पाद कौन बना? लवण और जल। तो उत्पाद यहाँ पे लवण और जल बना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे यहाँ पे? HCl, ये हो गया अम्ल, क्षार में NaOH, ठीक है। लवण में क्या बनेगा? NaCl और जल में H2O। तो यहाँ तक लिखिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पर हम लोग। सवाल नंबर 23 क्या कहता है? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चलन करता है? इसका एक सिंपल रीजन है, क्योंकि इसमें अम्ल रहता है ना। अगर HCl है, H2SO4 है, या अगर नाइट्रिक अम्ल HNO3 है, तो सब में हाइड्रोजन रहता है। क्या होता है? हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है। तो अगर अम्ल रहेगा, क्या रहेगा? अगर अम्ल रहेगा, ये अम्ल रहेगा, ये अम्ल अगर रहेगा तो सभी में ये रहेगा भाई, अम्ल HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, तो उसमें हाइड्रोजन रहता ही रहता है। देखिए हाइड्रोजन, सभी का हाइड्रोजन मिलेगा आपको। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये क्या करता है? H+ आयन मुक्त करता है। H+ आयन मुक्त करता है। H+ अगर आयन मुक्त करेगा तो वो क्या करता है? विद्युत का चलन करेगा। अगर जो भी H+ आयन का निर्माण करेगा वो क्या करता है? विद्युत का चलन करता है। मतलब क्या? H+ आयन होना चाहिए। प्लस आयन अगर होगा तो H+ आयन अगर क्या रहेगा तो वो क्या करेगा? विद्युत का चलन करेगा। मतलब क्या? आयन बनना चाहिए। H+ ही नहीं, कुछ भी आयन हो सकता है। जैसे NaCl में Na+ आयन बनता है, Na+ आयन, मतलब आयन बनना चाहिए। अगर आयन बनेगा तो वो क्या करेगा? वो विद्युत का चलन करेगा, ठीक है। इसका सिंपल रीजन है, क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है? H+ आयन मौजूद रहता है, इसीलिए क्या होता है? इसका जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है। और बोलेगा नमक का जलीय विलयन NaCl, तो इसमें भी आयन मौजूद रहता है Na+, तो आयन मौजूद है कि नहीं है? आयन मौजूद है तो ये क्या हो जाएगा? विद्युत का चलन करेगा। अगर आयन मौजूद नहीं है
जैसे अगर हम ग्लूकोज का बात करें C6H12O6, इसमें आयन नहीं बनता है, इसमें आयन नहीं बनता है, आयन नहीं बनता है, आयन नहीं बना। जैसे शराब का बात करें C2H5OH, इसमें भी आयन नहीं बनता है, आयन नहीं बनेगा तो क्या करेगा, ये विद्युत चालन नहीं करेगा। तो ग्लूकोज में, शराब में, इसमें विद्युत धारा नहीं बहता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें HCl हो, H2SO4 हो, H2O3 हो, मतलब ये सभी अम्ल हो गया और ये लवण हो गया, NaCl लवण है आपका, तो इसमें आयन बनता है, इसलिए क्या करता है, विद्युत का चलन करता है। सिंपल रीजन है इसका ये, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिए हम, क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन मौजूद रहता है। यहाँ पे लिखे हैं, साफ साफ भाषा में लिखे हैं, लाल कलम। क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में H+, यही मेन है, यही मेन है, प्लस आयन, H+ आयन, H+ आयन मौजूद रहता है, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है। सिंपल सा परिभाषा ये लिखिए अपनी भाषा में, ठीक है, ज़्यादा बढ़ाना चढ़ाने इसको नहीं है। अगला वही बताया जो आपको बेकिंग पाउडर क्या है, तो बताए क्या बताए, बेकिंग पाउडर जो है ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और किसका मिश्रण है, ये टार्टरिक अम्ल का। बोले थे ना कि इससे क्वेश्चन लिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, तो लेना ही पड़ेगा। टार्टरिक अम्ल का ये मिश्रण है, ठीक है। तो जब इसमें हम लोग जल मिलाते हैं, क्या करते हैं, इसमें हम लोग जल मिलाते हैं तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त, जब इसमें जल मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इसके कारण क्या होता है, केक और रोटी सब फूल जाता है और मुलायम भी हो जाता है, ठीक है। देखिए वही लिखा है यहाँ पे भाषा बना करके। आ गया बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, यहाँ देखिए मिल गया ना, टार्टरिक अम्ल, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। कौन, ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो CO2 मुक्त होता है। कौन गैस मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही रोटी या केक फूल जाता है और मुलायम भी हो जाता है, ठीक है। वही अभी बात बोले आपको कि बेकिंग पाउडर जो है ये बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब इसमें जल मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, रोटी और केक क्या होता है, फूल जाता है और रोटी और केक क्या होता है, मुलायम भी होता है, ठीक है। आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 25 क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 25, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। वही सिंपल सा बात अभी जो आपको पढ़ा, लेकिन ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, घुमा के पूछा था इस बार, ठीक है। पिछले इस क्वेश्चन पहले भी आया था क्वेश्चन, लेकिन अब की बात देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा उल्टा भाषा में पूछा आपको। तो क्या बोला कि अर्धरोधी, आर्द्ररोधी बर्तन में, आर्द्ररोधी मतलब क्या, जिसमें नमी मौजूद ना हो, ठीक है। क्यों नहीं रखेंगे आर्द्ररोधी बर्तन में भाई, आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2 है, अगर इसको हम लोग बाय चांस अगर रख दिए, जल में रख दिए, मतलब जहाँ पे आर्द्रता है रख दिया 1.5H2O, मतलब जल में संपर्क में आ गया, तो ये क्या कर देगा, ये बना देगा जिप्सम। क्या बना देगा, ये जिप्सम बना देगा, CaSO4 इंटू 2H2O बना देगा, ठीक है। तो जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, कठोर होता है, तो ये जिप्सम ना बन सके इसीलिए CaSO4 मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको कहाँ रखना चाहिए, ये आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिप्सम ना बन सके, ये नहीं बन सके, नहीं बन सके जिप्सम, इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। अगर क्योंकि आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जल से अभिक्रिया कर लेगा और क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम ना बने, इसीलिए ये आर्द्ररोधी बर्तन में इसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या लिखे हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले वायु में रखा जाता है तो यह जल वाष्प को शोषित कर जिप्सम में बदल जाता है। वही समीकरण भी लिख देंगे यहाँ पे, क्या समीकरण लिखेंगे यहाँ पे, बोलेंगे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 इंटू हाफ H2 अगर है तो इसको अगर हम लोग वातावरण में छोड़ देंगे, खुले वातावरण में, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे जल वाष्प जो रहेगा, जल वाष्प मतलब 1.5H2O, तो इसके अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O बना देगा, ये जिप्सम बना देगा। क्या बना देगा, ये जिप्सम बना देगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जिप्सम ना बने, इसीलिए इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, इसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं, मतलब कि इसको हम लोग जल वाष्प से संपर्क करने देते ही नहीं हैं। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है।
तो याद रखिएगा ये सब बात। समीकरण भी लिख दिए, अगर समीकरण लिख दीजिएगा ना वो और अच्छी बात है, कभी नंबर एग्जामिनर खुश होकर नंबर देगा आपको, ठीक है। समीकरण लिखना चाहिए, केमिस्ट्री में समीकरण बहुत ज़रूरी है। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। 25 हो चुका ना, अब 26वां सवाल एक और लास्ट देख लीजिए। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 क्या कहता है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण दे के साथ, एक उदाहरण के साथ समझाए। देखिए धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा मतलब क्या, जैसे जिंक, जिंक ले लिए, धातु ले लिए, और अम्ल मतलब क्या, HCl ले लिए। जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो Zn अधिक ताकतवर है ना, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ZnCl2 बनेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन बोलेगा को नाम चला जाओ तुम, तो हाइड्रोजन यहाँ पे को नाम चला जाएगा, तो बोलेगा कि यहाँ पे 2 लगा देते हैं, संतुलित हो गया ये। तो बताइए कौन सा गैस निकला, ये हाइड्रोजन गैस निकला। तो यही हो गया भाई, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण दिए कि हाँ भाई जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस बनाता है, साथ ही साथ लवण बनाता है। तो परिभाषा में क्या बोलेंगे, बोलेंगे लिखना भी होगा एग्जाम में ना, लिखेंगे धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है और इस दौरान एक लवण भी बनता है। नाम क्या है उसका, लवण का नाम क्या है, जिंक क्लोराइड यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया हम लोग। तो इसी का आंसर यहाँ पे भी लिखे हैं। देखिए क्या लिखे यहाँ पे आंसर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस, यही तो अभी निकाल पढ़े हम लोग, हाइड्रोजन गैस बनता है और लवण भी बनता है। जैसे जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस समीकरण ले देते हैं यहाँ पे हम, वहाँ पे अभी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए ना, तो यहाँ पे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं, तो कोई बात नहीं। क्या बोला गया यहाँ पे, जस्ता, जस्ता मतलब जिंक, Zn प्लस क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब क्या, H2SO4, ये फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। जब अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्या करेगा, जिंक को भगा देगा यहाँ से, बोलेगा हटो यहाँ से, तो क्या बनेगा, ZnSO4, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट, प्लस क्या मुक्त करेगा ये, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्या करेगा ये, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो इस समीकरण भी लिखना होगा आपको, ठीक है। उदाहरण भी देने बोला था, ये उदाहरण देकर समझा दिया हम लोग इसको। ये 26 क्वेश्चन, तो 26 क्वेश्चन ये आज हम लोग पढ़े, मतलब लेकिन अभी तो आज हम लोग 16 से लेकर के पढ़े, तो ये इसमें 11 क्वेश्चन था टोटल। लेकिन आपको क्या करते हैं, हम 15 क्वेश्चन जो पहले पढ़े थे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ये नहीं कि भूल ना जाए। आप पढ़ते जाइएगा बोलते जाइएगा तो एग्जाम में भी भूल जाइएगा, इसीलिए हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हम आपको याद करवा देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। रुकिए जल्दी से निकाल देते हैं हम। देखिए यही था पहला क्वेश्चन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दे। यहाँ पे हम लोग बहुत फास्ट में चलेंगे, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो क्या लिखे थे परिभाषा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी लिखाए थे आपको, C+O2 क्या बना था, CO2 बना था, क्या बना था, CO2 बना था। एग्जाम्पल नंबर दूसरा भी लिखाए थे आपको, 2H2 प्लस O2 क्या बना था, 2H2O बना था। तो यहाँ पे क्या है, अभिकारक में और उत्पाद में परमाणु संख्या बराबर है, इसीलिए मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। जल्दी बढ़ जाते हैं आगे फिर हम लोग, इसमें लेट करना नहीं है क्योंकि ये रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई। अगला सवाल, निम्न क्या कहता है समीकरण 2 नंबर सवाल में क्या कहता है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखें। नंबर ए में क्या कहता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब क्या, H2SO4 प्लस क्या, जिंक, यहाँ पे जिंक लिख देते हैं, के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो Zn क्या करेगा, H2 को विस्थापित कर देगा, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में H2 बन जाएगा, ठीक है। नंबर बी में क्या कहता है, पढ़े नहीं यहाँ पे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कलम दिख नहीं रहा है इसमें, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब क्या, HCl, किससे अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम से, तो Mg, तो क्या बनेगा ये, MgCl2
ये हम समझा चुके हैं अच्छा से, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दिया, एक बार आंखों से गुजर जाएगा ना तो आपको ये याद रहेगा कि ये पढ़े थे हम मुझे। ठीक है, यही बना था। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 क्या कहा था? सवाल नंबर 3 बोलता है निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, वही सोडियम सल्फेट मतलब क्या, Na2SO4, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, क्या करता है, क्या करता, क्या बनाएगा, तो ये सोडियम, ये सॉरी बेरियम, ये क्या करता है, इसको विस्थापित कर देगा तो बनेगा BaSO4 प्लस बनेगा NaCl, क्योंकि Na यहाँ पे आ जाएगा, Na ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे समीकरण को संतुलित करना होगा तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, संतुलित भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सवाल का आंसर रहा। यहाँ पे तीर मत लगाना है, आपको नहीं लगाना है तीर। ठीक है, अगला क्या बोलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, CaOH का होल 2 प्लस कौन सा गैस मिला जाता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो जब मिलाते हैं ना तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। तो ये अभिक्रिया संतुलित पहले से है तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें समझाना कुछ है नहीं क्योंकि रिवाइज करवा रहे हैं, तो एक बार खाली देख लीजिए कि यहाँ ऐसे ऐसे किए थे हम लोग उस दिन। नंबर 4 में जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, अभिक्रिया का समीकरण दें। कहता है जिंक को आयरन सल्फेट में डाल रहे हैं आप, जिंक को हम लोग आयरन सल्फेट मतलब FeSO4 में आप डाल रहे हैं, तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है तो ये क्या करेगा, Fe को यहाँ से विस्थापित कर देगा और क्या बनाएगा, ZnSO4, साथ ही साथ में आयरन बनाएगा, Fe बनाएगा। तो यहाँ पे बोला गया क्या करता है, डालने से क्या होता है, जब जिंक को हम लोग आयरन सल्फेट में डालेंगे क्या होगा, जिंक आयरन सल्फेट से आयरन को, इस आयरन को विस्थापित कर देता है, इस आयरन क्या करता है, यहाँ पे आयरन को विस्थापित कर देता है। तो वही यहाँ पे भाषा में लिखे भी हैं, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से जिंक आयरन को विस्थापित कर देता है। तो समीकरण भी लिखना है यहाँ पे, ये समीकरण भी लिख दिया हम यहाँ पे, क्या लिख दिए, कट कैसे जाता है, मिटाते हैं। ठीक है, ये समीकरण लिखना है आपको। ठीक है, Zn प्लस FeSO4 क्या बनता है, ZnSO4 प्लस Fe बनता है। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, सवाल नंबर 5 वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। संयोजन में क्या होता है कि एक या एक मतलब वियोजन में, पहले वियोजन है ना, वियोजन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होगा, एक अभिकारक टूट जाएगा, जैसे CaCO3 है, ये क्या हो जाएगा, टूट जाता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, जैसे यहाँ पे टूट जाता है CaO प्लस CO2 में। ठीक है, तो यहाँ पे एक अभिकारक अगर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाए उसको कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा बोलते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उल्टा जस्ट संयोजन अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके, जैसे C प्लस O2 मिल करके बनता है CO2, तो यहाँ पे 2 अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनता है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें वियोजन में क्या बोलेंगे, उल्टा, और जिसमें एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये भी पढ़े थे हम लोग, सिर्फ यहाँ पे रिवाइज करते हैं एक बार क्योंकि इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशीलता, जैसे Zn प्लस FeSO4 लिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे Zn अधिक अभिक्रियाशील है तो ये क्या करेगा, Fe को विस्थापित कर देगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये ZnSO4 प्लस ZnSO4, अरे क्या हो गया ये, ZnSO4 प्लस Fe, मतलब यहाँ पे जिंक क्या किया, लोहा को विस्थापित कर दिया, मतलब जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु था, ये अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान भी ग्रहण कर लिया। तो परिभाषा क्या बोलते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम, यहाँ पे कम होगा, कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित करता है और उसका स्थान भी ग्रहण कर लेता है। यहाँ पे लिखेंगे और उसका स्थान भी ग्रहण कर लेता है, और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, द्विस्थापन में क्या बोलेंगे, यहाँ पे 2 बार स्थान बदला बदली करेगा। ठीक है, जैसे अभी हम बताए थे आपको Na2SO4
प्लस BaCl2। तो यहाँ पे क्या करेगा, बेरियम यहाँ पे चला जाएगा और सोडियम यहाँ पे चला गया, मतलब अपने समूहों का अदला बदली कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बनेगा यहाँ पे BaSO4 प्लस बनेगा यहाँ पे 2NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो अभिकारक क्या किया, अपने समूहों का अदला बदली करके दो नए उत्पाद का निर्माण किया। तो यहाँ पे परिभाषा भी लिखे हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली करके दो नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे Na Ba के स्थान पर चला गया और Ba Na के स्थान पर चला गया। पहले Na के पास SO4 था, अब Na के पास कौन आ गया, यहाँ पे Na के पास Cl आ गया। पहले Ba के पास Cl था, अब B के पास कौन आ गया, SO4 आ गया, मतलब अदला बदली कर लिया। ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा भी याद हो गया होगा आपको, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूह के अदला बदली कर दो नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण याद ना हुआ, एक बार फिर से लिख देखिए, Na2SO4 प्लस क्या, BaCl2। देखिए यहाँ पे ना समीकरण ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको याद करना होगा, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा BaSO4 प्लस क्या बनेगा, यहाँ पे NaCl, यहाँ पे आगे में 2 लगा देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Cl2 था तो यहाँ पे 2 यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि NaCl2 ये होता है नहीं है, NaCl होता है। ठीक है, विस्थापन में क्या बोलेंगे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशीलता तो अपने से कम अभिक्रियाशीलता को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन में क्या करते हैं। जैसे जिंक प्लस FeSO4 क्या बनाता था, ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, अगला में क्या था, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, पहले हम समझाते हैं, NaCl प्लस AgNO3। तो ये क्या करेगा, ये भी अदला बदली कर लेगा, द्विस्थापन होगा, यहाँ पे भी Ag के स्थान पर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, NaNO3 और Ag चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये श्वेत पदार्थ का एक पदार्थ प्राप्त होता है हम सबको, श्वेत रंग का, और ये ना जल में घुलता नहीं है, मतलब जल में ये अविलय होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षेप कहते हैं। यही क्या आपका अवक्षेप है, ये क्या आपका अवक्षेप है। ये क्या होता है, अविलय होता है। ये क्या होता है, अविलय होता है, अविलय होता है। तो अभिक्रिया के स्वरूप ना, जब कुछ अविलय पदार्थ भी हमको मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षेप कहते हैं। तो वही लिखेंगे, और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप मिलेगा आपको ना, उसको कहते हैं, ये अवक्षेप मिला, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप मिलेगा उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वही लिखें यहाँ पे, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो बोलेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, NaCl की अभिक्रिया AgNO3 के साथ होती है, तो AgCl यहाँ पे तो AgCl का श्वेत अपक्षेप बनता है, ये AgCl क्या बना, श्वेत अपक्षेप बना। ठीक है, तो समीकरण सही लिख देना आपको, ये मत लिखिएगा। ठीक, यही यहाँ पे क्या है आपका, ये अवक्षेप है। कौन अवक्षेप है आपका, यहाँ पे अवक्षेप जो है वो AgCl है। यहाँ पे तीर देंगे नीचे की ओर, ये हो जाएगा अवक्षेप, नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अवक्षेप है ये। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप, अरे अवक्षेप ऐसे नहीं होता जी, ऐसे होता है, ओ वो अवक्षेप। ठीक है, तो ये हुआ अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त हो जाता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी बढ़ना होगा इसमें हमको। ठीक, देखिए ऊष्माक्षेपी आ गया ना, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर आप चूना में चूना में अगर आप पानी मिला रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, बूझा चूना बनता है। क्या बनता है, बूझा चूना बनता है, और साथ ही साथ इसमें ऊष्मा भी निकलता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसका उल्टा ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल CaCO3, ठीक है, अगर इसको गर्म करते हैं, मतलब इसमें ऊष्मा देते हैं, तो ये क्या होता है, टूट जाता है CaO में और CO2 में टूट जाता है। तो यहाँ पे गर्म किए तब ये टूट गया, तो मतलब ऊष्मा का अवशोषण किया, ये तब टूटा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। तो परिभाषा सिंपल है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न होगा, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में CaO
प्लस H2O बनता है CH का होल 2 और साथ साथ उष्मा भी बनता है, ठीक है। उष्मा शोषी में उल्टा बोलेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 को उष्मा देते हैं तब ये टूट जाता है CaO और CO2 में, ठीक है। अगला पे आते हैं हम लोग। कहता है बताइए, क्या बताइए, कहता है क्या श्वसन एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? समीकरण से स्पष्ट कीजिए कि हाँ श्वसन एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन अभिक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है और टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड जल भी बनाता है और उष्मा के रूप में ऊर्जा भी मुक्त करता है, इसलिए श्वसन क्या है, एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उसी को यहाँ पे लिखे हैं, हाँ श्वसन एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि श्वसन अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और उष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है। यहाँ पे ऊर्जा निकला उष्मा के रूप में, किस रूप में, उष्मा के रूप में। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलेगा ना वो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो समीकरण में लिख देना ये वाला, तो ये इसका आंसर हो गया। आते हैं सवाल नंबर 10 पे। कहता है सवाल नंबर 10 समीकरण लिखने के लिए कहता है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। पहला कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 1 में बोला गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल 2 बोला गया। कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, यहाँ पे आपको CO2 दिया गया है। तो ये क्या बनता है पता है, बनता है CaCO3 बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है मतलब CaCO3 बनता है और जल बना मतलब H2O बना। तो ये बोला समीकरण को संतुलित करने के लिए समीकरण लिख दिए, संतुलित ये पहले से है, ठीक है। नंबर 2 में क्या बोला गया, कहता है बेरियम क्लोराइड मतलब क्या BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट मतलब KCl क्या बनाता है, क्या करके बेरियम सल्फेट BaSO4 बनाता है प्लस पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl बनाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट है ना, रुकिए गलती समीकरण लिख दिया हम यहाँ पे, रुकिए मिटाते हैं इसको। यहाँ दूसरा नंबर अच्छा देखिए तो बेरियम क्लोराइड मतलब क्या BaCl2, पोटेशियम सल्फेट है मतलब क्या K2SO4 सल्फेट बोला गया K2SO4, बेरियम सल्फेट मतलब क्या BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड मतलब क्या KCl। तो यहाँ पे पोटेशियम 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, ठीक है, ओके। और नंबर 1 का भी फिर से देख लीजिए तब, केवल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या CaOH का होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या CO2 क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 प्लस H2O। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 11 उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको बताए थे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक क्या हो, अम्ल हो और एक अभिकारक क्षार हो, दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुण को उदासीन कर देता हो और लवण तथा जल बनाता हो, और लवण तथा जल बनाता हो, लवण तथा जल बनाता हो, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल भी दिए थे आपको, HCl प्लस क्या NaOH क्या बना था NaCl प्लस क्या बना था H2O बना था, ठीक है। ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी, क्योंकि इसमें उष्मा भी निकलता है। इसे हम याद करवा चुके, एक बार रिवाइज सिर्फ करवा दिया आपका। क्या है अगला, कहता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन बोला गया, उपचयन यहाँ पे देखिए दिख तो नहीं रहा होगा, काला काला मिल गया ये, उपचयन अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो उसे उपचयन कहते हैं। जैसे समीकरण लिखेंगे C+O2 बनता है क्या, CO2 बनता है। तो पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब कार्बन के पास ये ऑक्सीजन आ गया, मतलब ये उपचयन हो गया। अपचयन में उल्टा बोलेंगे, यहाँ पे अपचयन भी लिखा हुआ है, ठीक है। कलर बदल देंगे, देखिए दिखेगा ये लाल में, यहाँ देखे तो हाँ दिख गया। अपचयन में क्या बोलेंगे, उल्टा, जिसमें ऑक्सीजन हटता हो। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हटता हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें CuO प्लस H2 तो बनता है यहाँ पे Cu प्लस H2O। रुकिए ओके 400 में लगा देते हैं। क्या बोले यहाँ पे, हाँ CuO प्लस H2 क्या बना, Cu प्लस H2O
ओ। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन हट रहा है, CuO अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, सॉरी ये कहाँ मिला दी। यहाँ देखिए CuO को देखिए, और यहाँ पे Cu देखिए। पहले Cu के पास ये पे ऑक्सीजन था, अब Cu के पास ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे इसको देखिएगा ध्यान से, इस साइड में Cu के पास ऑक्सीजन है, लेकिन इस साइड में अगर देखिएगा तो Cu के पास ऑक्सीजन नहीं है। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। तो ये कौन सी विक्रिया हो जाएगी, ये एक अपचन अभिक्रिया हो जाएगी। तीर देखना होगा यहाँ से। अच्छा, इसका उल्टा बोलिएगा, अपचन क्या इसमें हो सकता है कि, हाँ अपचन भी इसमें हो रहा है। यहाँ से ध्यान से देखिए तो ये वाला आपका अपचयन है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन आ गया। तो ये वाला कौन अभिक्रिया हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपचयन। ऊपर वाला इसमें अपचयन है, ठीक है। और नीचे ये क्या है आपका, सॉरी क्या हम लिख कर रहे हैं, ये ऊपर वाला ये उपचयन है, ये उपचयन है, ये उपचयन, और नीचे वाला ये अपचयन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, ऊपर में क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। नीचे में क्या हो रहा है, हट रहा है तो अपचयन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे CO के पास ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे CO के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे हट गया तो ये अपचयन कहलाएगा, ठीक है। फ्लो में कुछ भी बोला जाता है मुँह से। अगला संक्षारण, लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना संक्षारण कहलाता है। या तो अच्छा परिभाषा लिख दीजिए यहाँ पे ऊपर में थोड़ा बड़ा करके, जब धातु वायु, आर्द्रता, नमी, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आता है तब यह संक्षारित हो जाता है, इसे ही संक्षारण कहते हैं। लोहे में जलने से बचने का उपाय ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि पेंट करके, ग्रीस लगा करके, तेल लगा करके, ये सब लेपन द्वारा, मतलब गैल्वेनीकरण द्वारा, ठीक है। अगला क्या है, जल्दी करना है, विकृत गंधिता क्या है, ठीक है। कहता है विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, जब तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों तक खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तब यह ऑक्सीजन से भी क्या करके उपचयित हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयित हो जाएगा, उपचयन कहलाता है, वो उपचयित हो जाता है, जिसके कारण उसका खाद्य पदार्थ का रंग, गंध एवं स्वाद क्या होता है, बदल जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इससे बचने का उपाय, नमक लगा करके, तेल लगा करके, फ्रिज में रख करके, प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके, जैसे चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। पूछा भी जाता है क्वेश्चन, बताइए चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा रहता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है चिप्स की थैली में, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ये भी पढ़े थे हम लोग। फिर एक क्वेश्चन और लास्ट में थे, 15 नंबर सवाल, ये उत्प्रेरक पढ़े थे कि वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को, सवाल नंबर 15 क्या कहता है, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, तो वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटा देता है, अर्थात जो पदार्थ अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है उसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए थे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, यह अभिक्रिया होता है तो टूट जाता है ये KCl में और ऑक्सीजन में टूटता है। लेकिन समीकरण को संतुलित कर देखिए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगाना होगा, तो ये अभिक्रिया टूट जाता है, ठीक। लेकिन जैसे इसमें आराम से ऐसे टूटता है ये पहले, लेकिन जैसे इसमें MnO2 मिला देते हैं, MnO2 मिला देते हैं, तो ये क्या होता है, बहुत अभिक्रिया में जल्दी ये टूटने लगता है। मतलब ये अभिक्रिया की तरह क्या किया, बढ़ा दिया, उत्प्रेरित कर दिया, ये प्रेरित कर दिया, ठीक है। तो ये यही यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक है। मतलब ये अभिक्रिया की तरह क्या करता है, बढ़ा देता है। और हाँ, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, सिर्फ अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटा देता है, ठीक है। तो वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटा देता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे यहाँ पे MnO2 उत्प्रेरक है, ठीक है। तो यही था उस दिन का हम लोगों का 15 सवाल, ठीक है। लेकिन आज हम लोग फिर पढ़े हम लोग, तो आज हम सबका लास्ट सवाल क्या था, आज हम सबका लास्ट सवाल ये सवाल नंबर 26 था, ठीक है। तो ये हम लोग आज का लास्ट सवाल था हम लोगों का, वो तो हम अभी रिवाइज भी कर लिए हम लोग, ठीक है। तो ये था आज आपका आखिरी सवाल, ये सवाल नंबर 26 हम लोग पढ़े थे। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और बताइए कि किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ, और दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए रहने थे आज यहाँ तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और मन लगा के पढ़िए, और